नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली 3 कक्षाओं में बातचीत की समकालीन दक्षिण एशिया के संबंध में, और इसी विषय को यानी कि इसी अध्याय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत श्रीलंका के संबंधों की, श्रीलंका के इतिहास की, और फिर भारत भूटान संबंध की, साथ ही दक्षिण एशिया का जो सहयोग संगठन है दक्षेस, हम उस पर भी उसके बिंदुओं को भी देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। बच्चों, श्रीलंका जो था इसका नाम 1975 तक सीलोन कहा जाता था इसे, यानी कि इस देश का नाम सीलोन था। और जिस तरह भारत ने अंग्रेज़ों की उपनिवेश से आज़ादी पाई 1947 में, तो उसी तरह श्रीलंका भी 1948 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद वहाँ 2 समूहों के लोग रहते थे। एक सिंहली समुदाय था, दूसरा तमिल समुदाय था। तो सिंहली समुदाय के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे क्या हैं, सिंहली समुदाय वहाँ बहुसंख्यक स्वरूप में है, और तमिल जो समुदाय है इनका कहते हैं कि जो आवागमन या पारगमन हुआ वह भारत के द्वारा हुआ। मुख्य रूप से ये भारतवंशी हैं, कई पीढ़ियों से वहाँ रहते आए हैं, और ये अल्पसंख्यक रूप में श्रीलंका के उत्तर पूर्वी जो इलाका है वहाँ ज़्यादा संख्या में है। तो जब आज़ाद हुआ श्रीलंका, तो उसके बाद इन दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ता गया। तमिल समुदाय का मानना था कि चूँकि वो यहाँ एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, तो उन्हें भी कोई बिना किसी भेदभाव के सिंहली की तरह ही, सिंहली समुदाय की तरह ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जो अच्छे पद थे, अच्छे जो आर्थिक कारोबार था, व्यापारी थे, जो ठेके दिए जाते थे, वो सारे के सारे सिंहली समुदाय के लोगों को मिलते थे, और तमिल समुदाय के लोग अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करने लगे थे। तो ऐसे में ही हम आगे देखेंगे कि जेवी चट्टवायनकम एक नेता के रूप में उभरे। इन्होंने फेडरल पार्टी की स्थापना की, और बाद में इस कड़ी को ए अमृतलिंगम ने आगे बढ़ाया। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर आएँ, उससे पहले हम भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों की कड़ी को इस स्लाइड में देखते हैं। 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। फेडरल पार्टी के द्वारा तमिलों के अधिकारों का समर्थन किया गया। अमृतलिंगम का नेतृत्व और लिबरेशन टाइगर्स का नाम दिया गया। फिर इसके बाद श्रीमाओ भंडारनायके ने सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया। इसके बाद बने जे.आर. जयवर्धने ने भारत के साथ शांति संधि की। इनके बाद प्रेमदासा ने भारतीय शांति सेना को वापस किया। ये सब दोनों देशों के संबंधों का मुख्य बिंदु रहा। और चंद्रिका कुमार तुंगे ने 1994 में एकात्मक देश की बातचीत की। और इसके बाद जो मुद्दा था कि जब वहाँ युद्ध विराम हुआ, तो नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने, यह हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने भारत नहीं, श्रीलंका में जो विद्रोह तमिलों ने किया हुआ था, उन तमिलों के साथ समझौते की बातचीत के लिए बीच में मध्यस्थता की। ये मध्यस्थता उन्होंने सत्ताह्वीप, एक नौसैनिक अड्डा है, यह नौसैनिक अड्डा थाईलैंड में है। तो नॉर्वे की सहायता से युद्ध विराम हुआ था 1994 में। यह सत्ताहिप समझौता जो किया गया था, यह थाईलैंड का एक नौसैनिक अड्डा था जिस पर कि बातचीत की गई थी। लेकिन उसके बाद जो लिट्टे के नेता थे प्रभाकरन, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। और
फिर से युद्ध शुरू हो गया था। महिंद्रा राजपक्षे ने तमिल उग्रवाद को बहुत दबाया। महिंद्रा राजपक्षे बाद में जो 2004 का समय था, उस समय वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, उससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में थे, लेकिन इन्होंने तमिल उग्रवाद को बर्बरता से दबाया। और जब कोई सभा इस संबंध में होती थी तो महिंद्रा राजपक्षे को अवश्य बुलाया जाता था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे आए। रानिल विक्रमसिंघे के समय में भारत के साथ बेहतर संबंध रहे। पुनः गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने। यह इस्तीफा देकर बाद में सिंगापुर चले गए और रानिल विक्रमसिंघे अभी पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जब रानिल विक्रमसिंघे के समय में भारत से श्रीलंका का संबंध बेहतर रहा। हम आगे बढ़ते हुए अब हम देखें कि जेवी चट्टवाइनकम, उनके समय में उन्होंने जो आप देख रहे हैं बाईं ओर, जेवी चट्टवाइनकम यह नेता हैं जिन्होंने तमिल हितों को लेकर फेडरल पार्टी की स्थापना की थी। और उसी पार्टी को उनकी मृत्यु के बाद जब उग्रवादी तत्वों का प्रभाव बढ़ने लगा तो अमृतलिंगम ने आगे बढ़ाया। इनके समय में जो तमिल विद्रोही थे, उन्होंने अपने आप को आंदोलन के लिए तैयार करना शुरू किया और खुद को वो लिबरेशन टाइगर्स कहने लगे। और इसके बाद अमृतलिंगम के बाद जो है वह विद्रोह हमें चलता रहा और साथ ही साथ वहाँ की सत्ता जो थी, सत्ता का भी दमन चलता रहा। जबकि श्री माओ भंडार नायके, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि श्री माओ भंडार नायके ने सत्ता जब ग्रहण की। श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने लंबे समय तक श्रीलंका का शासन संभाला। भंडार नायके की समकालीन बाद में हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये दोनों ही 1974 में भारत श्रीलंका के समझौते के समय की ये तस्वीर है, जिस पर इन दोनों ही महिला प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। श्री माओ भंडार नायके ने सिंहली समुदाय को बहुत आगे बढ़ाया और जितने महत्वपूर्ण पद थे या आर्थिक संसाधन थे उस पर उनका अधिकार कायम करने में मदद की। साथ ही सिंहली को राजभाषा का भी दर्जा दे दिया। इसके आगे JR जयवर्धने ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली और इनके समय में 1984 में हमारे भारत में प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी चुनकर आए थे। तो दोनों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस शांति समझौते के कारण भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका भेजी और बाद में प्रेमदासा, जो कि JR जयवर्धने के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 1988 में इस शांति सेना को वापस भारत भेज दिया। उन्हें और श्रीलंका के लोगों को, जो कि खासकर सिंहली समुदाय से थे, उन्हें भारतीय शांति सेना की उपस्थिति खल रही थी और इसे वे अपने देश में घुसपैठ के या हस्तक्षेप के रूप में देख रहे थे। जबकि भारत सरकार पर भी यह दबाव था कि तमिल समुदाय के लोग भारतवंशी हैं, ऐसे में भारत को अपने प्रारंभिक कदम अवश्य ही उठाने चाहिए। तो JR जयवर्धने और राजीव गांधी ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए JR जयवर्धने और हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। एक बेहद दुर्लभ तस्वीर है। इसके बगल में जो तस्वीर है, जरा देखिए कि राजीव गांधी उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री थे और वो श्रीलंका के दौरे पर गए थे। जब वह मार्च से गुजर रहे थे, यानी कि परेड जो सलामी दी जाती है दूसरे देश के
शासनाध्यक्षों को, तो उस सलामी के दौरान जब वो गुजर रहे थे तो एक सैनिक ने राजीव गांधी पर जो उसके पास हथियार था उससे हमला कर दिया था, और किस तरह राजीव गांधी ने कंधे झुकाकर उस हमले से बचते वो नज़र आ रहे हैं। ये एक बेहद दुर्लभ तस्वीर है बच्चों। आप देख सकते हैं कि तमिल उग्रवाद वहाँ किस कदर था, और दोनों समुदायों में वैमनस्य इस कदर था कि दूसरे देश से आए शासनाध्यक्ष पर रोष से उसने हमला कर दिया। सैनिक भारतीय शांति सेना की उपस्थिति से नाराज़गी व्यक्त कर रहा था। यह और इसी समझौते की वजह से वहाँ के तमिल वंशियों को लगा कि भारत सरकार उन्हें साथ नहीं दे रही है। लिट्टे, जिसे कि जितने पश्चिमी देश थे, यानी कि लिट्टे, उसे तमिल टाइगर्स इलम कहा गया उसे बाद में, लिट्टे के जो सदस्य थे उन्होंने बाद में उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया, और पश्चिमी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। जबकि लिट्टे को छिपे रूप में भारत के तमिलनाडु सरकार से मदद मिलती रहती थी, लेकिन वह खुले रूप में भारत से मदद चाहता था। और इसी वजह से 1991 में लिट्टे के उग्रवादियों ने हमारे प्रधानमंत्री की बम विस्फोट में, आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या भी कर दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रीलंका के किस भूभाग पर तमिल उग्रवादियों ने कब्जा किया हुआ था। आप इस चित्र में ऊपर में देख रहे हैं तमिल इलम के लोगों को, और बाकी के चित्र में आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका का जो नक्शा है उसमें लाल रंग से तमिल उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के नेता प्रभाकरन बने, तब उन्होंने किस कदर उग्रवाद को आगे बढ़ाया कि श्रीलंका की परेशानी से पूरा विश्व परेशान हो उठा। इस कार्टून में देखिए बाईं ओर प्रभाकरन को दिखाया गया है, और दाहिनी ओर आप देखिए कि जो राजपक्षे जो उस समय थे, महिंद्रा राजपक्षे, वो किस तरह दोनों समुदायों के बीच मध्यस्थता या बातचीत की सुलह की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें सिंहली समुदाय को शेर से और तमिल समुदाय को बाघ के रूप में दिखाया गया है। यानी कि वह दोनों ही खूंखार जो कहते हैं जानवर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद बर्बरता से एक दूसरे के साथ पेश आते रहे। और अब हम कुछ राजनीतिक नेताओं को देखते हैं जिन्होंने कि भारत और श्रीलंका संबंधों के बीच और श्रीलंका के निर्माण में भूमिकाएं अदा की। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे महिंद्रा राजपक्षे को। महिंद्रा राजपक्षे इन्होंने तमिल जो उग्रवादी थे, यानी कि लिट्टे के जो सदस्य थे, उनके साथ बेहद कड़ाई से सामना किया, बेहद बर्बरता से पेश आए और बुरी तरह से तमिल आंदोलन को कुचला। महिंद्रा राजपक्षे के उत्तराधिकारी के रूप में गोटबाया राजपक्षे थे, जिन्होंने इस्तीफा देकर सिंगापुर का रुख ले लिया। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो अभी भी वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे जब श्रीलंका की सत्ता उन्होंने ली, तब भारत के साथ उन्होंने संबंधों को बेहतर करने का उपाय किया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे रानिल विक्रमसिंघे को। ये रानिल विक्रमसिंघे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, और जब ये 2023 में भारत आए थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके वार्ता में समुद्री, वायु, ऊर्जा, समूह
नेटवर्क, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ता और तेजी लाने के लिए आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण को शामिल किया। इसके साथ ही व्यापार, उच्च शिक्षा, कौशल विकास में भी सहयोग का आश्वासन दोनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे को दिया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत श्रीलंका के बीच विवाद के बिंदुओं को। तो भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के कुछ मुख्य बिंदु हैं। राज्य विहीन लोगों की समस्या, कच्छतीवु द्वीप का मामला, नस्लीय संघर्ष, भारत पर विद्रोहियों को शह देने का आरोप, चीन के साथ बढ़ता आर्थिक संबंध। तो ये जो पहला चित्र हम देखेंगे वह देखेंगे, इसमें कच्छतीवु द्वीप का मामला दिखाया गया है। कच्छतीवु द्वीप को नक्शे पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो एक लाल रंग से छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है वही कच्छतीवु द्वीप था। और इस द्वीप पर भारतीय मछुआरे जाकर अपने जालों को सुखाते थे और साथ ही साथ अगर रात हो जाती थी तो वो वहाँ रुक भी जाते थे। इसके साथ ही वहाँ पर हर साल एक संत के नाम पर उत्सव हुआ करता था, जिसे कि भारतीय मछुआरे वहाँ उत्सव को मनाया करते थे। इसी में कई बार श्रीलंका की पुलिस ने पहुंचकर उन्हें उत्सव को करने से रोका। अतः यह विवाद का विषय हो गया कि यह द्वीप आखिर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह द्वीप जब 1974 में भारत और पाकिस्तान की वार्ता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधान थी उनके बीच हुई थी, तो उस समय इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। इसके बदले में कुछ समुद्री क्षेत्रों को जो कि संसाधन युक्त थे भारत के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। और अभी चुनावों के समय में इस द्वीप का नाम उभर कर सामने आया है। तो फिलहाल इस द्वीप पर श्रीलंका का अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद जो वहाँ उग्रवादियों की समस्या थी, इस चित्र में देखिए कि किस तरह से उग्रवादियों के साथ बेहद क्रूरता से पेश आया गया है। और ये जो समस्या थी इसमें श्रीलंका का कहना था कि भारत तमिल उग्रवादियों को संसाधन मुहैया कराता रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह को। इस चित्र में हम हम्बनटोटा बंदरगाह को देखेंगे। अगले चित्र में ये हम्बनटोटा बंदरगाह है जिसका निर्माण चीन कर रहा है श्रीलंका में। और श्रीलंका में चीन के प्रति झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था हाल के दिनों में। चीन ने वहाँ कई परियोजनाओं में हाथ लगाया हुआ है। चीन ने बड़े पैमाने पर श्रीलंका को कर्ज भी दिया है और इस कर्ज के बदले वह उससे काफ़ी ब्याज भी वसूलता है। और इस कर्ज के तले दबकर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। वहाँ जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर भी परेशानी होने लगी। लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिलने लगी, दवाएं नहीं मिलने लगी। कोरोना के काल में वहाँ टीकों की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में भारत ने श्रीलंका की सहायता की और अभी चीन के अधिकारों तले यह देश श्रीलंका अपने आप को दबा हुआ सा महसूस करता है। तो बच्चों, हमने भारत और श्रीलंका के संबंध में बातचीत की। भारत श्रीलंका के संबंध में और भी कई बिंदु हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जिन जिन मुद्दों को रखा गया था हमने उस संबंध में बातचीत की। हालांकि इस पर और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो और मुद्दे हैं हम उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे। अगला जो देश है बच्चों वह है भारत और भूटान। तो भूटान हमेशा से एक स्वतंत्र देश रहा है। एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 7 लाख है और पहाड़ों पर बसा हुआ है। 4000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ये देश
पर्यावरण के लिहाज से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर है, यानी कि इतना बड़ा क्षेत्र जंगल का है कि यहाँ हरा भरा स्वरूप देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की बहुतायत है, कई नदियाँ वहाँ से आती है, जहाँ पर भारत ने अपने जल विद्युत परियोजनाओं को लागू किया हुआ है। भूटान एक छोटा सा देश हमारे कह सकते हैं कि हमारी गोद में पला बढ़ा है। कभी भूटान के विदेश, रक्षा और संचार का भार भारत संभाला करता था, लेकिन आज के समय में भारत एक स्वतंत्र देश है, भूटान एक स्वतंत्र देश है और इसे संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता मिल चुकी है। तो भूटान जो है, जब भारत इसका विदेश, रक्षा और संचार को संभाला करता था, भूटान के शासकों ने शिक्षा भारत के में प्राप्त की और अभी भी वहाँ जो राजतंत्र था वह संवैधानिक राजतंत्र के रूप में तब्दील हो चुका है। हालांकि व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लेकिन वहाँ राजतंत्र वास्तविक शासक के रूप में मौजूद है और वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही मुख्य भूमिका शासन चलाने में निभाते हैं। हम भूटान के कुछ राजनेताओं, यानी कि जो वहाँ के राजा रहे हैं, उनकी तस्वीरों को देखते हैं और अपने कक्षा में पढ़ाने के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम इन तस्वीरों को देख लेते हैं। उन तस्वीरों से पहले हम दो चार मुद्दे जो हैं भारत और भूटान के संबंध में, उस पर बात कर लेते हैं। भूटान में राजशाही को संवैधानिक रूप दिया गया है। 2008 में राष्ट्रीय सभा के चुनाव हुए। भूटान और भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। हमने बताया कि वहाँ कई परियोजनाएं भी चल रही है। सड़क की परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, जिसमें चुक्खा जल विद्युत परियोजना है, तिस्ता परियोजना जो कि बांग्लादेश के साथ चल रही थी, उसमें भी भूटान ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी की है। और डोकलाम विवाद जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और अब हम देखते हैं जो कि जिग्मे सिंघे वांगचुक जो वहाँ के राजा थे, उनकी तस्वीर। जिग्मे सिंघे वांगचुक भूटान के राजा थे और 2006 में जिग्मे सिंघे वांगचुक ने भारत की यात्रा की थी। भूटान हर तरफ से बच्चों भूमिबंद देश है। भूमिबंद देश का मतलब कि उसके चारों तरफ भूमि ही भूमि है, कहीं से वह नदी से या समुद्र से नहीं जुड़ता है। जो भूटान की नदियां हैं वो पहाड़ी नदियां हैं जो कि पहाड़ों से उतरती है तीव्र गति से। तो ऐसे में वहाँ जल विद्युत परियोजनाओं को लागू करना या जल विद्युत परियोजनाओं को बनाना सुविधाजनक जान पड़ता है। और आगे की तस्वीर में हम देखेंगे संगए नेग दुप को। संगए नगे दुप जो थे, जब चुनाव हुआ था पहली बार, तो उस समय इन्हें मुश्किल से 3 सीटें आई थी और जिग्मे थिन्ले वांगचुक को ने 47 सीटें प्राप्त की थी। और ये उस समय प्रधानमंत्री के रूप में संगए नगेदुप ने इन्हें ये ऑफर किया गया था कि आप प्रधानमंत्री का पद संभालें, लेकिन इन्होंने नहीं लिया और जिग्मे थिन्ले वांगचुक ने वहाँ की सत्ता संभाली। आगे अभी जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक अभी वहाँ के प्रमुख हैं, यानी कि जो राजतंत्र है उसमें प्रमुख के रूप में हैं। और लोटे शेरिंग प्रधानमंत्री के रूप में है। हाल ही में लोटे शेरिंग पिछले साल भारत के दौरे पर भी आए थे और इन्होंने भारत के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2008 में भूटान एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ चुका है और इसने लोकतंत्र को भी अपनाया हुआ है, जहाँ की राजतंत्र को लोकतंत्र का ताना बाना पहना दिया गया है। और अब हम इस डोकलाम विवाद से संबंधित क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ है बच्चों, आप देखिए इस तस्वीर को। एक तरफ भारत का सिक्किम है और सिक्किम के ऊपर चीन का क्षेत्र है और जो ये रास्ता है यह भूटान से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर
चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की। भूटान सड़क बना रहा था तो चीन ने उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि यह सड़क नहीं बननी चाहिए, इससे भारत को भूटान तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा और भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इस वजह से इस सड़क को बनने में वह अड़चनें उत्पन्न करने लगा। काफ़ी बातचीत के बाद, समझौते के बाद डोकलाम विवाद शांत हुआ। साथ ही जो रोहिंग्या हैं या म्यांमार के से आते हुए भारत में उग्रवाद को समर्थन देने वाले हैं या कुछ ऐसे उग्रवादी समूह हैं जो कि उत्तर पूर्व में घुसपैठ कर परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं, भूटान ने उन सबों को अपने देश से बाहर किया और एक सच्चे मित्र की भूमिका का निर्वाह किया। भूटान जाने पर भारत के नागरिकों का बेहतरीन तरीके से अभिनंदन किया जाता है। दोनों देशों के बीच छोटी सी जो कहते हैं औपचारिकता के बाद एक दूसरे के देश में जाया जा सकता है और भारत हमेशा से भूटान की अन्य क्षेत्रों में मदद करता रहा है, क्योंकि भूटान में की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से पर्यटन आधारित है और पहाड़ी देश होने के कारण वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें हैं, वह भारत के द्वारा भेजी जाती हैं। बच्चों, इसके बाद एक छोटा सा देश और है, मालदीव। तो मालदीव में भारत ने पहले काफ़ी सहायता की। 1988 में भी जब श्रीलंका के कुछ सैनिक घुसपैठ कर गए थे तो मालदीव में भारत ने अपनी सैनिक सहायता दी और उसे इस परेशानी से मुक्त कराया। हाल में भारत मालदीव में एक विवाद उभरा। जो भारत चीन का संबंध है उसमें चीन की अपनी विस्तारवादी नीति के कारण हर जगह भारत को घेरने के प्रयास में रहता है। इसी क्रम में उसने मालदीव में भी कई परियोजनाएं बनाई और अभी मालदीव की जो मुइज्जू सरकार है उन्होंने चीन को काफ़ी सुविधाएं व्यापार के लिए, निर्माण के लिए दे रखी है। चीन वहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है और हाल ही में कल परसों में ये बातें सामने आई हैं बच्चों कि चीन अब वहाँ खनन का कार्य भी करेगा और मालदीव में सोना खोजने का कार्य करेगा, जबकि मालदीव जाने वाले पर्यटकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों का होता है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत के जो कुछ एयरफोर्स के कर्मचारी थे उसे हटाने के लिए कहा, जबकि ये कर्मचारी उन्हीं की बुलाहट पे, उनके बुलाने पर ही मालदीव को सहयोग के लिए गए हुए थे। तो एक छोटा सा देश और एक देश हमारा अफ़गानिस्तान भी है बगल में, जो कि 2008 में 8वें सदस्य के रूप में दक्षेस में शामिल हुआ। हम अभी दक्षेस की ही बात करेंगे आगे बच्चों। तो अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे से वहाँ जो कबीले हैं उनमें संघर्ष होता रहा है और कट्टरपंथी सरकार के रूप में वहाँ तालिबान है। एक लंबे अरसे से अफ़गानिस्तान ने युद्ध को भी झेला और साथ ही साथ धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था खस्ता होती चली गई। हालांकि भारत ने अपने वहाँ निर्माण कार्यों में वहाँ काफ़ी पैसा लगाया था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में चूँकि वहाँ सुरक्षित नहीं है, वह देश सुरक्षित नहीं है, अतः भारत ने वहाँ से अभी किनारा किया हुआ है, जबकि अफ़गानिस्तान से सीमा पार आतंकवादियों को भी सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहा है। तो बच्चों, अब हम करेंगे अगली कक्षा में दक्षेस से संबंधित बातचीत, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन के संबंध में बात करेंगे और आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।